हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू हेवन एकेडमी। हेवन एकेडमी में आप लोगों का स्वागत है। दोस्तों, इसके पहले वाले लेक्चर में हम लोगों ने मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल के बारे में काफ़ी चीज़ें पढ़ी थी, लेकिन कुछ ऐसे पॉइंट्स थे जो कि मोहम्मद बिन तुगलक से काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं। वो अब आज हम लोग पढ़ेंगे और उसके आगे हम लोग सैयद वंश और लोधी वंश के बारे में स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो देखिए आज कितना हम लोग कंप्लीट कर पाते हैं। तो अगर मोहम्मद बिन तुगलक के बारे में बात करें तो मैंने आपको बताया था कि गयासुद्दीन तुगलक के बाद ये गद्दी पे बैठा था और इसका असली नाम क्या था, वास्तविक नाम क्या था, जौना खां था। ठीक है, इसका वास्तविक नाम जौना खां था। ये तेलंगाना मिशन पे भी गया था और इसका नाम इसने बदल दिया था, सुल्तानपुर कर दिया था। ये भी आप लोगों को याद होगा। इसने बहुत सारे काम किए थे। सबसे बड़ी चीज़ ये थी कि इसकी जनता इसे पागल सुल्तान कहती थी। इनसेन किंग मतलब पागल सुल्तान। क्यों कहती थी? क्योंकि इसके कुछ ऐसे डिसीजन थे। मैंने बताया था कि काफ़ी ज़्यादा पढ़ा लिखा था, इसको अरबी फारसी सबका नॉलेज था, लेकिन कुछ ऐसे डिसीजन हुए जिसके कारण इसकी जनता इसे पागल सुल्तान कहने लगी। तो वही हमें देखना है कि इसने ऐसा क्या क्या डिसीजन लिया था। आज हम लोग वहीं से स्टार्ट करते हैं। तो उसके पहले अगर आप लोगों ने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जाइए और चैनल को सब्सक्राइब करिए। यूट्यूब पे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। उसके बाद टेलीग्राम चैनल में भी आप लोग ज्वाइन हो जाइए। मैंने वहाँ पे ऑलरेडी नोट्स भेज दिए हैं। 4-5 क्लास के नोट्स आपको भेजे जा चुके हैं, तो आप लोग वहाँ से जाके डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं अब और देखते हैं मोहम्मद बिन तुगलक का शासनकाल। देखिए, जो भी हमने पढ़ लिया था अब आज उसके आगे पढ़ना है। हमने मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल के बारे में काफ़ी चीज़ें पढ़ ली थी। अब ये देखते हैं कि आखिर ऐसे क्या 5 डिसीजन इनसे लिए थे जो काफ़ी गलत साबित हुए थे। ठीक है, पहला जो डिसीजन था वो ये था कि इसने अपनी राजधानी दिल्ली से दौलताबाद कर दी थी। हुआ क्या था कि इसके टाइम काल में जो साउथ इंडिया था वहाँ से बहुत ही ज़्यादा रिवॉल्ट हो रहे थे। रिवॉल्ट का मतलब मैंने बताया था, विद्रोह। मतलब कोई भी इसका जो वहाँ पे सेनापति रहेगा या बोल सकते हैं सूबेदार रहेगा, गवर्नर रहेगा, कहीं भी प्रांत में, वो क्या करेगा, इनसे अलग होना चाहेगा, खुद को स्वतंत्र घोषित करेगा या इनके खिलाफ ही अटैक करेगा, तो उसे हम लोग क्या बोलते हैं, तो विद्रोह होना। तो इसके शासनकाल में क्या हो रहा था कि साउथ इंडिया में बहुत ज़्यादा विद्रोह हो रहा था और इसीलिए इनको क्या करना पड़ा, राजधानी दिल्ली से दौलताबाद शिफ्ट करनी पड़ी, क्योंकि दिल्ली नॉर्थ इंडिया में था और इनको वहाँ से अगर साउथ इंडिया में जाके विद्रोह को खत्म करना हो तो क्या होगा, बहुत ही ज़्यादा दिक्कत होगा, खर्चा भी ज़्यादा आएगा, टाइम भी लगेगा। तो इसलिए इसने क्या किया कि देखा कि काफ़ी ज़्यादा साउथ इंडियन अटैक हो रहे हैं, तो हम क्या करते हैं कि अपनी राजधानी को ही वहीं पे शिफ्ट कर लेते हैं। ठीक है, तो कोशिश तो इनकी बहुत अच्छी थी, लेकिन हुआ क्या, ये तो राजा थे, इन्हें तो जाने में कोई दिक्कत नहीं हुआ, ये दिल्ली से दौलताबाद चले गए। अच्छा, दौलताबाद किसको बोलते हैं, तो जो देवगिरी हमने शुरू में बताया था, देवगिरी पे अलाउद्दीन खिलजी ने भी अटैक किया था, तो वही देवगिरी को दौलताबाद भी बोलते हैं, जो कि साउथ इंडिया में है, महाराष्ट्र की तरफ है। ठीक है, तो अब देखते हैं, ये तो राजा थे, इनको जाने में कोई दिक्कत नहीं हुई, ये चले गए दिल्ली से दौलताबाद। ठीक है, लेकिन अब राजा जहां जहां जा रही है, अगर प्रजा को उसकी सुरक्षा चाहिए तो प्रजा को भी वहां पे जाना पड़ेगा। ठीक है, अब प्रजा कैसे जाए, उस टाइम पे ट्रेन तो चलती नहीं थी। तो हुआ क्या कि भीषण गर्मी पड़ रही थी उस टाइम पे और सारी प्रजा भी इनके पीछे पीछे चल पड़ी। प्रजा जा रही थी, लेकिन हुआ क्या कि इतना ज़्यादा गर्मी थी कि काफ़ी ज़्यादा लोग वहीं पे मर गए। ठीक है, रास्ते में ही मर गए गर्मी के कारण, गर्मी से, भूख से, प्यास से। ठीक है, लेकिन जब वापस वहां से आने लगे, हुआ क्या, कुछ दिन बाद इन्होंने फिर से अपना जो राजधानी था उसको वापस दिल्ली ही बना लिया। तो इससे और ज़्यादा दिक्कत हो गई, अब जनता जो पहुंच भी गई थी उसको फिर से वापस आना पड़ा। तो एक ये डिसीजन था जिसके कारण इनको क्या बोला जाता था, पागल बुलाया जाता था। पहला डिसीजन समझ में आया क्यों इनको पागल सुल्तान बोलती थी जनता। ठीक है, अब दूसरा देख लेते हैं। दूसरा था खुरासान, जो कि अफगानिस्तान में है, खुरासान मिशन की विफलता। अब देखिए इसमें क्या हुआ था, मैं समझा देता हूँ। देखिए, हुआ ये था कि जब ये शासनकाल कर रहे थे उस टाइम पे जो खुरासान नामक जगह है अफगानिस्तान में, वहाँ पे अच्छा शासन नहीं चल रहा था, मतलब कोई शासक शासन नहीं कर रहा था, मतलब इनस्टेबिलिटी थी, स्टेबिलिटी नहीं थी वहाँ पे। ठीक है, तो इन्हें क्या लगा, ऐसा करते हैं कि हम वहाँ पे अटैक करके अपनी सेना ले जाते हैं वहाँ पे और वहाँ का पूरा एरिया अपने अंडर कर लेते हैं और वहाँ पे भी शासन स्टार्ट कर देते हैं। तो सोचा तो इनका वहाँ भी काफ़ी अच्छा था कि अपने प्रांत को और बड़ा कर लेते हैं और ज़्यादा पावरफुल हो जाएंगे, और हर कोई राजा यही चाहता है कि हम कितना ज़्यादा से ज़्यादा बड़ा एरिया कवर कर लें और अपने राज्य को और बढ़ा लें। तो इन्होंने सोचा अच्छा, लेकिन हुआ क्या, इसके लिए इन्होंने जब अपने सेना से ये बात की कि हमें क्या चलना है, खुरासान चलना है, अफगानिस्तान चलना है, वहाँ पे अटैक करना है, तो सारी सेना ने इनके मना कर दिया, बोला नहीं, इतना दूर हम नहीं जाएंगे। ठीक है, और ये काफ़ी पढ़ा लिखा था, तो इसने क्या सोचा कि ऐसा करते हैं कि इन लोगों को लालच देते हैं और 1 साल की सैलरी एडवांस हम दे देते हैं। तो इन्होंने अपने सेना से बोला कि हम क्या करेंगे, अगर आप लोग हमारे साथ चलेंगे तो हम आप लोगों को 1 साल की एडवांस सैलरी दे देंगे। मतलब जो भी सैलरी हम मंथ वाइज देते हैं वो आपको एक साथ 1 साल की सैलरी दे देंगे एडवांस में, आप लोग चलिए। तो सेना को भी लालच हो गया, भाई कोई को भी अगर 1 महीने की जगह 1 साल का सैलरी एक साथ मिल रहा है तो उन्हें क्या है, काम तो करना ही है। तो उन्होंने क्या किया, तैयार हो गए वो
और लगभग सेना कितनी थी, तो मान चलिए कि 3 लाख के अराउंड सेना थी। अब सोच लीजिए कि उनको पूरे को 1 साल का इनको एडवांस सैलरी देना था, तो कितना ज़्यादा हो जाएगा। तो इन्होंने एडवांस सैलरी दे दिया। और जब ये गए वहाँ पे, तो वहाँ पे क्या हो गया, जब ये खुरासान पहुँचे तो वहाँ पे स्टेबिलिटी आ चुकी थी। अब सेना को तो इन्होंने पैसा दे दिया था, लेकिन क्या हुआ, वहाँ पे स्टेबिलिटी आ गई। तो ये भी इनका डिसीजन क्या हुआ, खराब साबित हुआ। वहाँ भी इनको सफलता हाथ नहीं लगी। और इतना ज़्यादा अमाउंट इन्होंने दे दिया था सैनिकों को, और सैनिकों ने यूज कर लिया था, वो अब कहाँ वापस देने वाले थे। तो इससे इनको राज्य चलाने में, शासन चलाने में बहुत ज़्यादा दिक्कत आई। क्योंकि भाई आप शासन कब चलाएंगे, जब आपके पास पैसा रहेगा। अगर पैसा नहीं है तो कोई काम नहीं हो पाएगा। तो इसलिए क्या हुआ, इनको बहुत ज़्यादा दिक्कत हुई। तो दूसरा डिसीजन ये था। ठीक है, तीसरा डिसीजन देखते हैं। अब देखिए, आपके पास पैसा नहीं है, आपको शासन भी चलाना है, तो किस तरीके से चलाएंगे। जब पैसा होगा तभी तो कोई भी काम करेंगे, तो उसके लिए पैसा चाहिए। तो इन्होंने क्या सोचा, ऐसा करते हैं कि नॉर्मल जगह तो ठीक है, यहाँ पे देखिए लिखा है इंक्रीज इन टैक्सेस इन दोआब। मैं समझा दे रहा हूँ। मतलब देखिए, पहले जान लीजिए कि दोआब क्या होता है। दोआब एरिया होता है जहाँ पे दो नदियों का संगम होता है, जहाँ पे दो नदियाँ आपस में मिलती हैं। और जाहिर सी बात है, नदी के किनारे वाले एरिया को ही दोआब कहते हैं। तो जहाँ पे नदी के किनारे वाला एरिया रहेगा, वो क्या होता है, बहुत ही ज़्यादा फर्टाइल होता है। मतलब कोई भी खेत है, अगर वो नदी के किनारे है, तो काफ़ी ज़्यादा उपजाऊ भूमि होती है वहाँ की, क्योंकि वहाँ पे लगातार पानी की अवेलेबिलिटी रहती है। ठीक है, और नदियाँ काफ़ी ज़्यादा लेके आती हैं जो भी फर्टाइल भूमि के लिए क्या है, मिट्टी है, अच्छा अच्छा, वो समुद्र के किनारे से लेके आती हैं। और मिट्टी के अंदर बहुत सारे अवशेष रहते हैं, वो सब लेके आते हैं और वहाँ पे इकट्ठा कर देते हैं। तो उससे क्या होता है, वहाँ की ज़मीन काफ़ी अच्छी हो जाती है और खेती के लिए बहुत अच्छा रहता है। तो इन्होंने यही सोचा कि ऐसे एरिया में हम क्या कर देते हैं, टैक्सेस को बढ़ा देते हैं, क्योंकि वहाँ पे खेती अच्छा होगा तो वो लोग ज़्यादा टैक्स पे कर पाएंगे। लेकिन किस्मत इनकी देखिए इतनी ख़राब थी, यहाँ भी इनका पीछा नहीं छोड़ा। और इस साल, जिस साल इन्होंने टैक्स में बढ़ोतरी की दोआब एरिया में, उस साल वहाँ पे सूखा पड़ गया। बारिश नहीं हुई, नदी का पानी ही नहीं मिल पाया। ठीक है, नदियाँ सूख गई। तो इस तरीके से क्या हुआ, यहाँ भी इनका डिसीजन फेल हो गया। और एक और रीजन हो गया इनके पागल सुल्तान कहलाने का। देखिए, आप अगर देख रहे होंगे, इतना ये पढ़ा लिखा था, हर एक डिसीजन सही ले रहा था, लेकिन क्या हो रहा था, गलत हो रहा था। तो यहाँ पे राजा की गलती नहीं थी, कोशिश उसकी बहुत सही थी। लेकिन दिक्कत क्या हो रहा था कि उनके डिसीजन सफल नहीं हो रहे थे। ठीक है, सक्सेसफुल नहीं हो पा रहे थे। अब देख लेते चौथा। जब इन्हें ये लगा कि यार अब तो ये भी प्लान फेल हो गया, अब कैसे सरकार चलाएंगे, तो अब भी पैसा चाहिए। तो इन्होंने क्या किया, सांकेतिक मुद्रा, यानी कि इंग्लिश में बोलते हैं टोकन करेंसी। इन्होंने क्या किया, टोकन करेंसी का प्रचलन कर दिया। मतलब टोकन करेंसी इशू कर दिया। अब इसका मतलब क्या होता है, देखिए टोकन करेंसी का, इन्होंने क्या किया था कि जो उस टाइम पे क्या चलता था, चांदी के सिक्के चलते थे। तो इन्होंने क्या किया, चांदी के सिक्कों को बंद करवा दिया। ठीक है, और उसकी जगह ब्रोंज के सिक्के चलवा दिए। ब्रोंज मतलब समझते हैं ना, ब्रोंज मेडल जैसे होता है, कांस्य पदक, वैसे ही ब्रोंज का मतलब होता है कांस्य। ठीक है, तो ये कॉपर से बनता है। तो इन्होंने क्या किया, चांदी महंगा था, इन्होंने सोचा कि चलो चांदी को हटाते हैं और उसकी जगह हम लोग क्या करते हैं, ब्रोंज का सिक्का बनवाते हैं। उससे क्या होगा, काफ़ी अच्छा पैसा जमा हो जाएगा, रेवेन्यू जनरेट हो जाएगा, वो सस्ता पड़ता है, वो काफ़ी ज़्यादा अवेलेबल था। तो उन्होंने सोचा तो बहुत सही, लेकिन हुआ क्या कि जनता भी चालाक थी। और उस टाइम पे जो बर्तन हुआ करते थे वो ब्रॉन्ज के बने होते थे, कॉपर के बने होते थे। तो सभी जनता क्या किया कि बर्तन तोड़ तोड़ के सिक्के ही बनाने लगी, और इतना ज़्यादा पैसा हो गया। अब ये भी दिक्कत आ गई। अब इन्होंने जो सिक्के लॉन्च किए, वो सिक्का सबके घर में बनने लगा। और सिक्का कहाँ पे बनता है, तो टकसालों में बनता है। तो ऐसा बोला जाता है कि मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल के दौरान घरों घरों में टकसाल हो गए। टकसाल मतलब जहाँ पे सिक्के बनाए जाते हैं। ठीक है, तो ये भी इनका डिसीजन गलत हो गया। एक और, अब देखते हैं लास्ट और पांचवा कौन सा इनका मिशन था। और ये था कराचिल मिशन। कराचिल पड़ता है उत्तराखंड में। इन्होंने क्या किया कि ये जा रहे थे कराचिल मिशन पे उत्तराखंड में, और इतनी ज़्यादा ठंड पड़ने लगी कि इनकी सैनिकों की, काफ़ी आधे से ज़्यादा सैनिकों की रास्ते में ठंड के कारण डेथ हो गई। क्योंकि उत्तराखंड में वैसे भी ज़्यादा सर्दी पड़ती है। ठीक है, ठंडी रहती है, पहाड़ी एरिया है। तो वहाँ पे भी इनके सैनिकों की काफ़ी ज़्यादा डेथ हो गई, और वो भी मिशन क्या हो गया, फेल हो गया। तो ये 5 ऐसे डिसीजन थे जो इनके क्या हो गए थे, गलत हो गए थे। और इसीलिए इनको जनता ज़्यादातर पागल सुल्तान बोलती थी। उम्मीद करता हूँ ये आपको बिल्कुल क्लियर समझ में आया होगा किस तरीके से था। अगर आपको पसंद आया है तो दोस्तों प्लीज़ वीडियो को शेयर करिए अपने दोस्तों के साथ और लाइक करिए। और चलिए अब आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट देखते हैं। इसके पहले हमने बताया था कि ये ऐसे पहले शासक थे जिन्होंने सती प्रथा को बैन करने की कोशिश करती थी, किया था। मैं फिर से अपनी लैंग्वेज को रिपीट कर रहा हूँ। मैंने ये बोला था पिछले लेक्चर में कि ये ऐसा पहला शासक था मोहम्मद बिन तुगलक जिसने सती प्रथा को बैन करने की, खत्म करने की कोशिश की थी, खत्म नहीं कर पाए थे। ठीक है, लेकिन यहाँ पे मैंने नोट कर दिया है कि ऐसे कौन कौन से शासक थे जिन्होंने सती प्रथा को बैन किया था, कंप्लीटली बैन किया था। तो वो भी आपको याद रखना है। पहला शासक था फिरोज शाह तुगलक। ठीक है, मोहम्मद बिन तुगलक ने कोशिश की थी, बंद नहीं कर पाए थे, लेकिन फिरोज शाह तुगलक ने पहली बार बंद किया था, फिर से चालू हो गया था। उसके बाद फिर बंद किया था अकबर ने। ठीक है, फिर अकबर के बंद करने के कुछ दिन बाद फिर से चालू हो गया।
फिर अकबर के बाद बंद करेगा औरंगजेब, फिर औरंगजेब के बंद करने के बाद कुछ दिन बाद फिर से चालू हो जाएगा, और लास्ट में फाइनली आप देखते होंगे मॉडर्न इंडिया जब पढ़ेंगे तो वहाँ पे पता चलेगा कि अंग्रेज का जो गवर्नर जनरल था लॉर्ड विलियम बेंटिक, ये जाके बंद करेगा 1829 में, और फिर भारत में फाइनली सती प्रथा का अंत हो जाएगा। तो फाइनली सती प्रथा का अंत कब होता है भारत में? 1829 में, मतलब 1829 में। ठीक है, अब आगे बढ़ जाते हैं। देखिए नेक्स्ट पढ़ते हैं कि 1351 में ये सिंध के थट्टा में जा रहे थे विद्रोह को खत्म करने, और वहीं पे इनकी बीमार हो गए और इनकी मृत्यु हो गई। ठीक है, तो कैसे इनकी मृत्यु हुई थी? बीमारी के कारण। कब? जब 1351 में ये कहाँ जा रहे थे? सिंध के थट्टा में। कब हुआ था? 1351 में इनकी मृत्यु हो गई थी। और इनके मरने के बाद बदायूनी ने ये बोला था, ये स्टेटमेंट आपको याद रखना है, हो सकता है एग्जाम में पूछ लेकर, टफ क्वेश्चन बनाएगा तो, कि किसने ये बोला था कि प्रजा को राजा से मुक्ति मिल गई? ये बोला था बदायूनी ने। या किसके मरने पे ये बोला गया था कि प्रजा को राजा से मुक्ति मिल गई? तो आपको याद रखना है मोहम्मद बिन तुगलक के मरने के बाद। उम्मीद करता हूँ ये भी आपको पसंद आया होगा। ठीक है, ये भी अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब चलिए देखते हैं, इसके बाद जो गद्दी पे बैठा वो बैठता है फिरोज शाह तुगलक। कौन बैठता है? फिरोज शाह तुगलक, यहाँ पे लिखा हुआ है, आप देख रहे होंगे। ठीक है, फिरोज शाह तुगलक गद्दी पे बैठता है, जो कि इसी के चाचा का लड़का था, मतलब किसका कजन था? मोहम्मद बिन तुगलक का कजन था, चचेरा भाई था। देखिए इन्होंने जो शासन किया था वो क्या था? 1351 से 1388 तक। ठीक है, 1351 से 1388 तक शासन किया था फिरोज शाह तुगलक ने। इनके बारे में देख लेते हैं। इनका जो ओरिजिनल नेम था वो था कमरुद्दीन फिरोज, ये ज़्यादा आपको कहीं मिलेगा नहीं। ठीक है, कमरुद्दीन फिरोज। उसके बाद इनकी मदर का नाम था गयासुद्दीन तुगलक। ठीक है, गयासुद्दीन तुगलक, थोड़ा सा उसी तरीके का नाम है जैसा पीछे आपने पढ़ा होगा। ठीक है, या ये आदमी का नाम लग रहा है लेकिन इनकी मम्मी का नाम था। ठीक है, और इनकी मम्मी जो थी वो बेसिकली हिंदू थी। ठीक है, उनको मुस्लिम में कन्वर्ट कर ली थी वो बाद में, हिंदू थी इनकी मम्मी। ठीक है, अब देखते हैं, अगर बर्नी के हिसाब से देखा जाए, बर्नी ने इनके बारे में क्या बोला है? तो बर्नी ने बोला है दिल्ली सल्तनत का पहला आदर्श सुल्तान था ये। कौन? दिल्ली सल्तनत का पहला आदर्श सुल्तान कौन था? फिरोज शाह तुगलक। ये भी आपको समझ में आया होगा। आगे बढ़ते हैं। अभी तो यहाँ इंपॉर्टेंट फिरोज शाह तुगलक के बारे में नहीं है, अब सब इंपॉर्टेंट आएगा इनके बारे में। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है तुगलक वंश का। ठीक है, ये ऐसा दिल्ली सल्तनत का पहला शासक था जिसने 2 बार राज्याभिषेक कराया था। ठीक है, 2 बार राज्याभिषेक करवाया था। किसने? ये जो था फिरोज शाह तुगलक, तुगलक वंश में ऐसा पहला था जो 2 बार अपना राज्याभिषेक कराया था। पहला थट्टा में उसके मरने के बाद, और दूसरा दिल्ली में आकर। ठीक है, तो 2 बार इसने क्या किया था? राज्याभिषेक करवाया था। ये भी आपको याद रखना है। इसको सच्चा मुसलमान भी कहा जाता है, ये भी आपको नहीं भूलना है। देखिए इसने काफ़ी अच्छे अच्छे काम किए। इसने 24 तरीके के कर समाप्त किए थे। ठीक है, पहला पॉइंट ये याद रखना है कि 24 तरीके के कर को किसने समाप्त किया था? तो किया था फिरोज शाह तुगलक ने। नेक्स्ट देखते हैं, ब्राह्मणों से जजिया लेने वाला पहला शासक। इसके पहले हमने बताया था जब भी जजिया लगता था, पहले मोहम्मद बिन कासिम ने लगाया था सबसे पहले, उसके बाद अलाउद्दीन खिलजी ने लगाया था। तो दोनों ने जब लगाया था तो वो ब्राह्मणों को उससे छूट मिली थी, ब्राह्मणों से जजिया नहीं लिया जाता था। लेकिन अगर आपसे क्वेश्चन ये पूछता है कि ब्राह्मणों से पहली बार जजिया कर लेने वाला कौन सा शासक था, तो याद रखना है फिरोज शाह तुगलक था। आगे बढ़ते हैं। इसने एक दास विभाग की भी स्थापना की थी। ठीक है, और जिसको बोलते थे दीवाने बंदगाह, नाम से ही पता चल रहा है, बंद बंद का मतलब जहाँ पे दास वगैरह। तो दीवाने बंदगाह किससे संबंधित है? दास विभाग से। किसने शुरू किया था? फिरोज शाह तुगलक ने। उसके बाद ये सर्वाधिक दास रखने वाला शासक था। ठीक है, और इसीलिए इसने दास विभाग का गठन किया था, क्योंकि ये सर्वाधिक दास भी रखा था। आगे बढ़ते हैं। इसने 6 सिटी को फाउंड किया था, मतलब बनाया था। 6 सिटी की स्थापना की थी, शहर की। पहला आपको याद रखना है हिसार, जो कि कहाँ पे है? हरियाणा में, आप लोगों को पता होगा। और इसका जो इसने जब बनवाया था, अब तो हिसार नाम है लेकिन उस टाइम पे क्या नाम था? फिरोजा। ठीक है, अपने नाम पे रखा था। कहाँ पे है? हरियाणा में है। दूसरा देखिए, इसने फतेहाबाद की भी स्थापना की, और ये भी कहाँ पे है? हरियाणा के अंदर है। तो 2 शहर हरियाणा में हो गए, एक हिसार जिसका पहले नाम था फिरोजा, वो भी हरियाणा में, और फतेहाबाद ये भी हरियाणा में। अच्छा, फतेहाबाद क्यों रखा था नाम? तो अपने बेटे के नाम पे इसने रखा था फतेहाबाद, इसके बेटे का नाम था फतेह खान। ठीक है, तो इस तरीके से 2 सिटी हो गए हरियाणा में। तीसरा सिटी था पंजाब में फिरोजपुर। ठीक है, पंजाब के अंदर फिरोजपुर सिटी को भी इसने स्थापना की रही। ठीक है, और वो किस नदी के किनारे था? तो वो था सतलज नदी के किनारे। आपको याद रखना है, पंजाब के अंदर जो सिटी इसने बसाई वो था फिरोजपुर, और किस नदी के किनारे है? सतलज नदी के किनारे। आगे बढ़ते हैं। उसके बाद इसने दिल्ली के अंदर फिरोज शाह कोटला भी बनाया। फिरोज शाह कोटला जगह बनाया था, ये मत सोचिए कि जो मैदान है क्रिकेट वाला मैदान वो फिरोज शाह कोटला इसने बनवाया था। मैदान नहीं बनवाया था, केवल जगह इसने बसाई थी दिल्ली के अंदर। ठीक है, तो याद रखना है फिरोज शाह कोटला भी किसने बनवाया था? ये भी बनवाया है
फिरोज शाह तुगलक ने। आगे बढ़ते हैं। इसके बाद इसने यूपी के अंदर फिरोजाबाद नामक शहर बसाया था, ये भी अपने नाम पे बनाया है, ठीक है। तो फिरोजाबाद नामक शहर जो कि चूड़ियों के लिए या कांच के लिए प्रसिद्ध है, फिरोजाबाद, वो किसने बसाया था? ये भी बसाया था किसने? तो आपको याद रखना है, फिरोज शाह तुगलक ने। आगे बढ़ते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन पूछा जाता है कि जौनपुर, जौनपुर को भी किसने बसाया था? अगर आप यूपी को होंगे डेफिनेटली जानते होंगे। जौनपुर जो बसाया था ये भी बसाया था फिरोज शाह तुगलक ने। और किसके नाम पे बसाया था? ऑन द नेम ऑफ जौना खां, जौना खां के नाम पे। अगर जो ढंग से हिस्ट्री नहीं पढ़ा होगा या नहीं पढ़ाया गया होगा उसको, तो वो नहीं बता पाएगा। आप लोगों को इतने अच्छे से पढ़ाया गया है, आप लोगों को कोई भी पूछेगा तो मुझे उम्मीद है कि आप लोग बता लेंगे, अब नहीं फंसेंगे यहाँ पे। क्योंकि बाकी जो शहर है उसमें फिरोज से रिलेटेड नाम आ रहा है तो सब लोग बता देते हैं, लेकिन जौनपुर ऐसा नाम है जिसका ऐसा लगता नहीं कि फिरोज शाह से कोई लेना देना है। लेकिन इसने अपने चचेरे भाई, मैंने बताया था मोहम्मद बिन तुगलक का ओरिजिनल नेम क्या था? जौना खां था। तो उसी की याद में उसी के नाम पे जौनपुर शहर बसाया था। और जौनपुर क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि जौनपुर को सिराजे हिंद बोला जाता था। क्या बोला जाता था? सिराजे हिंद। क्यों बोला जाता था? देखिए, बहुत सारी जगह आपको बता दिया जाएगा जौनपुर को सिराजे हिंद बोलते थे, लेकिन आपको अगर ये जानना है कि क्यों बोला जाता था तो आपको हमारे ही चैनल पे ये चीज़ मिलेगा, ठीक है। मैंने आपसे पहले भी प्रॉमिस किया था कि मैं आपको बिल्कुल डीप में जाके हिस्ट्री पढ़ाऊंगा। यहाँ पे कंप्लीट करने के बाद पूरा सीरीज जब आप पढ़ लेंगे तो आपको कहीं भी और भटकने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। इवन हिस्ट्री ही नहीं, मैं पूरा सब्जेक्ट की गारंटी लेता हूँ, चाहे हिस्ट्री रहे, अभी मैं आगे पॉलिटी भी स्टार्ट करूँगा, उसके बाद मैं जियोग्राफी पढ़ाऊँगा, इकोनॉमिक्स पढ़ाऊँगा और साइंस भी पढ़ाऊँगा कंप्लीट आपको, सब फ्री में, ठीक है। तो बिल्कुल परेशान मत होइए, आप लोग यहाँ चैनल पर अपना प्यार बनाए रखिए, शेयर करिए, आपको पूरा कंप्लीट जीएस पढ़ाया जाएगा एकदम अच्छे से, परेशान मत होइएगा। आगे बढ़ते हैं। अच्छा, आप देख लेते हैं क्यों इसको सिराज ए हिंद बोलते थे। देखिए, या फिर सिराज ए हिंद पूछे या सिराज ए ईस्ट, तो किसको बोलते हैं? जौनपुर। अब देखिए इसको क्यों बोलते थे। क्योंकि उस टाइम पे ईरान में एक सिराज नामक शहर हुआ करता था। क्या मैंने बोला? ईरान के अंदर सिराज नामक एक शहर हुआ करता था, और वो जो था वो वर्ल्ड में बेस्ट मुस्लिम एजुकेशन वहाँ पे मिलती थी। फिर से मैं रिपीट कर रहा हूँ, ईरान के अंदर एक सिराज नामक शहर हुआ करता था, और सिराज में पूरे विश्व की सबसे अच्छी जो मुस्लिम एजुकेशन मिलती थी, मुस्लिम शिक्षा मिलती थी, इस्लाम की शिक्षा मिलती थी, वो वहीं पे मिलती थी। और अगर भारत के कॉन्टेक्स्ट में बात करें, भारत की बात करें, तो सबसे बढ़िया मुस्लिम एजुकेशन, मुस्लिम शिक्षा कहाँ मिलती थी? तो याद रखिएगा, जौनपुर में मिलती थी। इसीलिए उससे कंपेरिजन करते हुए इसका नाम रख दिया गया जौनपुर का सिराज ऑफ ईस्ट, क्योंकि भारत पूर्व में है, या फिर सिराज ए हिंद। उम्मीद करता हूँ आपको रीजन बिल्कुल समझ में आ गया होगा, आप कोई भी पूछेगा तो आप बता लेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट देखते हैं, मैक्सिमम नंबर ऑफ कैनाल्स इन दिल्ली सल्तनत। अगर आपसे ये क्वेश्चन पूछता है कि दिल्ली सल्तनत के अंदर सबसे ज़्यादा नहरें किसने बनाई थी कृषि के लिए, तो वो किसने बनाई थी? फिरोज शाह तुगलक ने। मैं 3 क्वेश्चन बता रहा हूँ आपको, क्वेश्चन यहाँ से आया हुआ है, तीनों आया हुआ है। अगर ये पूछता है कि दिल्ली शहर में या दिल्ली सल्तनत में सबसे पहले कृषि के लिए नहरों का निर्माण किसने कराया, याद रख लीजिएगा, गयासुद्दीन तुगलक। नेक्स्ट क्वेश्चन, कृषि विभाग की गठन किसने किया? तो मोहम्मद बिन तुगलक। नेक्स्ट क्वेश्चन, सबसे ज़्यादा नहरें किसने बनवाई? तो याद रखिएगा, फिरोज शाह तुगलक। 3 क्वेश्चन एक टाइप के, लेकिन तीनों का आंसर डिफरेंट, थोड़ा सा अंतर है। अब जाहिर सी बात है, ये अगर सबसे ज़्यादा नहर बनवा रहा है तो कर भी वसूलेगा, ठीक है। तो कर का नाम जो था वो था सिंचाई कर, और उसका नाम क्या था? अगर ये पूछ लेता है ये किससे रिलेटेड था, जो हर्ब ए सब था वो किससे रिलेटेड था, तो सिंचाई कर से रिलेटेड था। किसने शुरू कराया था? फिरोज शाह तुगलक ने शुरू कराया था। उसके बाद इसने सिरसा हरियाणा में 1200 बाग लगवाए थे, 1200 बाग, ठीक है। ये फलों का बाग लगवाता था काफ़ी ज़्यादा, और इसने बाग का बहुत ज़्यादा शौकीन था। उसके बाद 2 पिलर आपको याद रखने हैं, एक टोपरा पिलर और एक मेरठ पिलर, ठीक है। टोपरा पिलर और मेरठ पिलर को भी इसने क्या किया था? शिफ्ट करा दिया था दिल्ली में। जो टोपरा पिलर था ये हरियाणा में था, यमुनानगर में, और जो मेरठ पिलर था ये था मेरठ यूपी में। इसने क्या किया, उन दोनों पिलर्स को क्या किया, दिल्ली में शिफ्ट करा दिया। ये भी आपको याद रखना, किसने शिफ्ट कराया था? फिरोज शाह तुगलक ने। आगे बढ़ते हैं। जगन्नाथ मंदिर उड़ीसा को नष्ट कराया, जो कि पूरी उड़ीसा पुरी में जगन्नाथ मंदिर है, ठीक है, उसको भी नष्ट किसने कराया था? तो याद रखिएगा, ये कराया था फिरोज शाह तुगलक ने। इसने ज्वालामुखी मंदिर जो कि कहाँ पे है, हिमाचल प्रदेश में है, उसको भी क्या किया था? लूटा था। तो अगर आपसे ये पूछता है कि ज्वालामुखी मंदिर को किसने लूटा था, कौन से शासक ने, तो याद रखना है फिरोज शाह तुगलक ने। जगन्नाथ मंदिर को किसने नष्ट करवाया था, तो वो भी किसने कराया था? फिरोज शाह तुगलक ने। आगे बढ़ते हैं। ये दिल्ली सल्तनत का पहला सुल्तान था जिसने सती सिस्टम को बैन किया, कंप्लीटली बैन किया था। मतलब मोहम्मद बिन तुगलक ने कोशिश की थी, ये सफल भी हुआ था। तो आपको ये याद रखना है, मैंने पीछे भी बताया था 4 शासकों के नाम, इसीलिए मैं पहले भी बता देता हूँ कि 2-3 बार आप देखेंगे तो आपको एकदम दिमाग में बैठ जाएगा, एग्जाम में जाएंगे तो आप भूलेंगे नहीं। हो सकता है आपको हिस्ट्री याद ना हो रही हो, ठीक है, लेकिन मेरी पूरी पूरी कोशिश है
कि आपको ऑब्जेक्टिव पेपर देना है, वन डे एग्जाम का पेपर देना है। तो एग्जाम में आप जब बैठे 4 ऑप्शन देखें तो वहाँ पर आपको क्लियर हो जाए। अगर आप ध्यान से देखेंगे, 2-3 बार वीडियो को देखेंगे, मैं तो कहूँगा कि आप हर हफ्ते या 2-3-4 दिन पे वीडियो दोबारा देखा करिए। 20-20 मिनट का वीडियो है, देखेंगे तो आपको बिल्कुल कंसेप्ट दिमाग में छप जाएगा। आप जब भी एग्जाम देने जाएंगे तो आपको कोई भी दिक्कत नहीं होगी। और वीडियो जब भी देखा करिए दोस्तों तो पूरा देखा करिए। ऐसा नहीं कि 2 मिनट देखा, 4 मिनट देखा, तो उससे कोई फायदा नहीं होने वाला है, ठीक है। आप वीडियो देखिए, पूरा देखिए। सबसे डिफरेंट आप कैसे बनेंगे, जब यही करेंगे तभी। सभी लोग वीडियो देख रहे हैं, क्या फर्क पड़ रहा है। आप क्वालिटी वाला वीडियो देखिए, पूरा वीडियो देखिए, शांति मन से देखिए, एकदम बैठ के अच्छे से कंसेप्ट को समझिए। उसके बाद आपको कोई भी दिक्कत नहीं होगा। आगे बढ़ते हैं। इसने विधवा व विकलांग के लिए विशेष आवास बनवाए थे। क्या बनवाए थे? विधवा व विकलांग के लिए विशेष आवास किसने बनवाए थे? ये भी फिरोज शाह तुगलक ने बनवाए थे। नेक्स्ट देखिए, इसने दीवाने खैरात की स्थापना कराई थी। खैरात मतलब समझ में ही आता है, जैसे आज लोग बोलते नहीं है कि झगड़े में बोल देते हैं क्या खैरात दियो क्या, उसी तरीके से खैरात का मतलब होता है मदद करना, फ्री में पैसा देना। तो आर्थिक मदद, गरीबों की आर्थिक मदद के लिए। या आपसे ये भी पूछ सकता है कि दीवाने खैरात किससे रिलेटेड था। अगर आर्थिक मदद आता है तो ठीक है, अगर ये आता है कि लड़कियों की शादी करने के लिए, तो भी आपका ऑप्शन सही होगा। जो भी ऑप्शन मिलेगा टिक कर दीजिएगा। तो ये दीवाने खैरात भी स्थापना इसने कराया था। नेक्स्ट, इसने दार उल सफ़ा की भी स्थापना कराई थी। दार उल सफ़ा ये क्या था? निःशुल्क अस्पताल। जैसे आजकल आप लोग देखते होंगे दिल्ली में चला है मोहल्ला क्लिनिक, उसी तर्ज पे उस टाइम पे क्या हुआ करता था? दार उल सफ़ा नामक निःशुल्क अस्पताल किसने खुलवाए थे? फिरोज शाह तुगलक ने खुलवाए थे। तो उम्मीद करता हूँ आपको पूरा कंसेप्ट बिल्कुल दिमाग में क्लियर हो गया होगा। मैं दोस्तों देखिए अभी तक ऑफलाइन पढ़ाता था, मैं नोएडा में 2-3 कोचिंग में ऑफलाइन पूरा जनरल स्टडीज़ कवर करता था। तो हो सकता है कि आप लोगों को ऑनलाइन में थोड़ा सा मुझे कोई दिक्कत हो रहा हो पढ़ाने में, लेकिन आप देखते होंगे कि वीडियो बाय वीडियो, डे बाय डे मैं इम्प्रूव कर रहा हूँ, ठीक है। ऐसा नहीं है, मैं इम्प्रूव कर रहा हूँ और काफ़ी हद तक इम्प्रूव कर भी लिया हूँ। तो 2-3 वीडियो बाद आपको एकदम फ्रिक्वेंटली सब कुछ देखने को मिलेगा। थोड़ा सा हो सकता है दिक्कत हो, लेकिन पूरी कोशिश है कि कोई दिक्कत ना हो। अगर कोई भी दिक्कत है तो कमेंट करके बताइएगा, या कोई भी सुझाव सजेशन है तो वो भी कमेंट करके दीजिएगा हमें। और जो भी आपको अच्छा लगता हो, अगर अच्छा लग रहा है वीडियो तो दोस्तों लाइक करिए, दोस्तों के साथ शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। वीडियो देखने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू फ्रेंड्स।